नमस्कार, अभिवादन, एहतराम, स्वागत आप सभी का। टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। 5 साल बीत चुके हैं और अब वही समय जब नेता और जनता होते हैं आमने सामने। नेताजी 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं और जनता पूछती है कि 5 साल पहले जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। सियासत का सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं ऐतिहासिक शहर रेवाड़ी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले तारुफ कराती हूं सियासी योद्धाओं का। भारतीय जनता पार्टी से वंदना पोपली जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। सरकार का पक्ष रखेंगी, क्या काम हुए हैं बताएंगी और काम अधूरे क्यों रह गए ये भी बताएंगी। बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल सचदेवा जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जनता में अच्छी पैठ है, लेकिन कांग्रेस क्यों पैठ नहीं बना पा रही ये बताएंगे। बहुत स्वागत आपका जवाहरलाल जी। इंडियन नेशनल लोकदल से डॉक्टर राजपाल जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पतन की पराकाष्ठा के बाद कैसे संभलते हुए जनता के बीच पहुंच रही है इनेलो, ये पक्ष रखेंगे। जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये भी बताएंगे। बहुत स्वागत आपका। और स्वराज इंडिया से मंजू जी हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं। चुनावी सवर में नए हैं, लेकिन जनता में भरोसा बनाने के लिए क्या कोशिश आप कर रहे हैं ये बताएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपका शहर ऐतिहासिक शहर है। महाभारत काल में भी रेवाड़ी का जिक्र होता है। अगर इतिहास को खंगालते हुए अब देखा जाए तो इतिहास कितना बदला रेवाड़ी का? रेवाड़ी का पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है जी। तस्वीर ही बदल गई है रेवाड़ी की। और विकास के बहुत काम हुए हैं। पहले इन 5 सालों में इतना काम हुआ है कि पहले 40 सालों में कभी नहीं हुआ। रेवाड़ी की तस्वीर बदल गई है। सबसे बड़ी बात तो रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पे जब बारिश होती थी ना तो घुटने तक पानी भर जाता था। आज बारिश हो जाती है तो पानी की निकासी इस ढंग से कर दी गई है कि 10 मिनट बाद पानी दिखाई ही नहीं देता। बिल्कुल साफ क्लियर सड़कें दिखाई देती है। भाई, जनता बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को चुनती है और ये समझती है कि जो नुमाइंदा वो चुन रही है वो उनके इलाके का विकास करे। आप कैसे देख रहे हैं अंकल, 5 साल में कितनी तस्वीर आपको अपने शहर की बदलती हुई नजर आती है? जैसा कि इन्होंने बताया कि रेवाड़ी में विकास हुआ है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आज भी मेरे घर में 3-3 फुट पानी भर जाता है जब बरसात आती है। और ये कहते 10 मिनट में निकलते हैं, मैं कहता हूँ 15 मिनट क्या आधे घंटे तक में भी नहीं निकलता है। और सर्कुलर रोड पर ही रहता हूँ मैं, IQ हॉस्पिटल के बिल्कुल पास में, BMG मॉल और IQ हॉस्पिटल के पास में। आप देखिए पानी ही पानी हो जाता है। वंदना जी, उम्मीद है कि आप सवालों को अच्छे से सुन रही होंगी, जवाब आपसे लेंगे, लेकिन पहले विपक्ष की भूमिका भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार पर नजर भी रखता है, उन मुद्दों को उठाता भी है कि जनता के वो मुद्दे पूरे क्यों नहीं हुए। 3 बड़ी बातें अभी जनता की आपने सुनी होंगी। स्वराज इंडिया, चूंकि आप चुनावी मैदान में नए हैं, कैसे आप लोग इन मुद्दों को देखते हैं, कितनी गंभीरता के साथ देखते हैं? देखिए, इन मुद्दों की अगर हम बात करें तो एक तो मुख्यमंत्री जी को, जब मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया कि वो एम्स बनाएंगे तो उनको ये वादा पूरा करना चाहिए था। किसी भी कारण से ये कहते हैं कि वो विफल रहे हैं या उनके पास उस समय से सही मशवरा नहीं आया या फिर वो कहते हैं कि भाई आज फॉरेस्ट वालों का प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ एक उस समय का चुनावी जुमला था और आज भी इन्होंने चुनावी जुमला ही बना के छोड़ दिया है। ना तो एम्स वहाँ पे मनेठी में बनने वाला है और ना ही रेवाड़ी में आने वाला है। ऐसी सरकार की मंशा है। सरकार की मंशा है, सवाल विपक्ष कर रहा है और कह रहा है कि सिर्फ जुमलों की सरकार है। रामपाल जी, बड़ा लंबा अनुभव आपका, और इनेलो तो वो पार्टी रही है, हरियाणा में इनेलो और कांग्रेस का ही राज रहा है, लेकिन अब आप कहाँ हैं ये जनता भी जान रही है और आप लोग भी बेहतर जान रहे हैं। बड़े मुद्दे हैं, बड़ी समस्याएं पे, चूंकि हम विकास का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर जितनी भी जनता बैठी है उन्होंने बोला कि एक तो पानी निकासी की समस्या है, मेडिकल कॉलेज का वादा हुआ वो पूरा नहीं हुआ है, आवारा पशुओं की समस्या, अतिक्रमण की समस्या। इंडियन नेशनल लोकदल इन मुद्दों को कैसे देखती है? क्या ये बड़ी समस्याएं हैं रेवाड़ी के विकास न होने में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं टोटल न्यूज़ का, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म रेवाड़ी के अंदर लेकर आए, जिससे नुमाइंदों की जवाबदेही तय होती है और आम नागरिक को सवाल जवाब करने का मौका मिलता है। और जहां तक रेवाड़ी के विकास की बात है, रेवाड़ी का विकास हुआ है तो सिर्फ कागज़ों में और घोषणाओं में हुआ है। रेवाड़ी जैसा 10 साल पहले था, 15 साल पहले था, वैसा ही रेवाड़ी आज है। कहीं ना कहीं रेवाड़ी के अंदर कोई एक ऐसी ईंट नहीं लगी, ऐसा एक काम नहीं हुआ जिसके बलबूते पर भाजपा लोगों के बीच में जाकर वोट मांग सके। बात मेडिकल कॉलेज की हो रही थी, बात मनेठी एम्स की हो रही थी। वो सारी घोषणाएं यहाँ की जनता जानती है कि एम्स की घोषणा आज से 4 साल पहले हुई, 1 साल पहले उसका बजट अलॉट हुआ, लेकिन आज कहीं वन विभाग की बात करके कभी दूसरी अड़चने लगाकर उसको सिर्फ चुनावी मुद्दा बना दिया गया है। उससे पहले एक मुद्दा दक्षिण हरियाणा के लिए वो विशेषकर इलेक्शनों में निकल कर आता है, सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसका फैसला भी पीछे
2016 से हरियाणा के हक में आया हुआ है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बावजूद आज तक सतलुज यमुना लिंक नहर के लिए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आने के बाद उसकी लड़ाई भी अगर लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने लगातार लड़ी है। वो 3 सालों से लगातार सड़कों के ऊपर रही है, लेकिन आज तक सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। जवाहर जी, तकरीबन 5 दशक आपने बिता दिए कांग्रेस में, रेवाड़ी को भी आप तकरीबन उतना ही देख रहे होंगे। सवाल इसलिए भी आपसे ज्यादा क्योंकि आपके कैप्टन अजय यादव लगातार 6 बार एमएलए रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, प्रदेश में ऊर्जा मंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं। ऐसे में रेवाड़ी का विकास आपकी प्राथमिकता भी थी। रेवाड़ी का विकास जो कैप्टन अजय सिंह ने कराया है वो आज तक किसी ने नहीं कराया। और जब पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एक भी काम बता दें कि ये हमने काम किया है जिसको कि वो गिनवा सकें। वरना रेवाड़ी के अंदर यूनिवर्सिटी कौन लाया? कैप्टन अजय सिंह। इससे पहले इस इलाके को एजुकेशन हब किसने बनवाया? कैप्टन अजय सिंह के एफर्ट से। और यूनिवर्सिटी लाने के लिए कितना दबाव पड़ता है, कितना जोर लगता है, ये मैडम आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। तो रेवाड़ी में पिछले 5 साल से विकास। मेरा सवाल इसमें यह है कि आप कह रहे हैं कि बहुत समय लगता है और दबाव बनाना पड़ता है। हुड्डा सरकार रही, प्रदेश में आपके एमएलए रहे कैप्टन साहब, तब भी नहीं कर पाया। तभी यूनिवर्सिटी तभी लाए जब कैप्टन साहब एमएलए थे। अगर एमएलए नहीं होते तो यूनिवर्सिटी तो क्या, यहाँ एक लेडीज गर्ल कॉलेज भी नहीं बनता। हमने यूनिवर्सिटी लाए, खरखरा में गर्ल कॉलेज लाए, रेवाड़ी के अंदर फूले देवी कॉलेज लाए। ये सारे काम कैप्टन अजय सिंह ने किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता दें कि ये रेवाड़ी में पिछले 5 साल में क्या लाए हैं, सिवाय इसके कि इन्होंने झूठे वादे किए, जनता को गुमराह किया और पेपर्स में ये दिखाया कि रेवाड़ी कैटल फ्री सिटी है। आप एक बार मेरे साथ चलिए, आपके पास आप प्रेस, आपकी है मीडिया आपका है, आप देख लो, कहीं भी जाओ झुंड के झुंड पशुओं के मिलते हैं। इनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है और सिर्फ इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। सिर्फ झूठ के सहारे ये पार्टी चल रही है। ये कितना चलेगी? जब तक जनता को गुमराह कर रहा है तब तक ही चलेगी। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आती, इसलिए इनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वंदना जी, बहुत सारे सवाल, जनता के सवाल भी आपने सुने, विपक्ष भी खूब सारे सवाल दाग रहा है। महिला सशक्तिकरण का दावा करती है हर सरकार, आपकी सरकार भी खूब शक्ति के साथ आपको कमान संभालने के लिए यहाँ पर भेजा है। रणधीर सिंह कापड़ीवास जो कि यहाँ के एमएलए हैं, कितना काम किया, कितना विकास किया? देखिए, सबसे पहले बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगी उतना समय भी मुझे ज़रूर दें ताकि मैं सबके जवाब दे सकूं। जहां तक बात है विकास की, विकास से अछूती जो रेवाड़ी थी उसने पिछले 5 साल में विकास के नए आयाम कुछ हुआ है और वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से संभव हो सका है और यहाँ के जो एमएलए हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, उनकी वजह से हो पाया है। यहाँ पर अभी मैं सुन पा रही थी कि मेरी विपक्षी पार्टी के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हैं वो बहुत तरह के आरोप लगा रहे थे। सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी कांग्रेस से जो यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने बोला कोई एक ऐसा कदम बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो एक पहला कदम जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो लोगों की जिंदगी नर्क थी उसको संवारने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जितनी भी कॉलोनीज थी उनको रेगुलराइज करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको बताना चाहूँगी 5 साल पहले यहाँ पे जितनी भी कॉलोनीज थी जो अनियमित थी, वहाँ पर अगर हम जाते थे ना उनके पास पानी की फैसिलिटी होती थी, ना सीवर की फैसिलिटी होती थी। बड़े बड़े वहाँ पर ढेर लगे रहते थे मिट्टी के, लोग वहाँ से कूद कर अपने घरों में जाया करते थे। उनको रेगुलराइज कराने का काम, जो सबसे बड़ा काम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगी कि सड़कों का अगर आप देखें, टूटी हुई सड़कें हुआ करती थी। 2014 में जब कांग्रेस पार्टी गई तो यहाँ पर जो लाइफ लाइन है सर्कुलर रोड, वो बुरी तरह टूटी हुई थी, उसको बनाने का काम किया। और अभी आप चारों तरफ देखेंगे बाईपास जोड़ने का काम किया गया, सड़कें बनाई गई, वहाँ पर जो लाइटें हैं वहाँ पर लगाई गई। एक बड़ा प्रश्न बार बार आ रहा था एम्स को लेकर। एम्स पर यहाँ पर बात कर रहे थे कि एम्स बनेगा ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं? मनेठी की जनता किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि अगर ये जमीन वन विभाग ले रहा है तो हम सामने खड़े हैं, हम अपनी जमीन ला कर देंगे, लेकिन एम्स से मनेठी में बनेगा। और कौन बनवाएगा? भारतीय जनता पार्टी बनवाएगी। ये काम से भारतीय जनता पार्टी।
मैं सामने बैठी जी, आपके कहने से कुछ नहीं होता। रेवाड़ी की अगर बात करें, रोजगार का क्या हाल? मैडम, मैं बीजेपी की प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो ये रेगुलराइज करना है कच्चे कर्मचारी हैं, इनको क्या एजेंडा है, इनके पास क्या है? इन्होंने वादे किए थे कि जेबीटी टीचर्स को पक्का किया जाएगा, कंप्यूटर टीचर्स को पक्का किया जाएगा, और कभी पंचकुला में लाठियाँ चलती हैं, अभी कभी करनाल में लाठियाँ चलती हैं। और इनका सबसे बड़ा नारा था बेटी बचाओ का नारा। मोहनपुर की एक बेटी 1 साल से लापता है, वो आज तक इनसे बरामद नहीं हुई है। और उसके अलावा करनाल के ITI में लड़कियों पर लाठियाँ बरसाई गई, यही है कि बेटी बचाओ। पता इनसे ये क्वेश्चन है मेरे। बिल्कुल। रोजगार पर एक सवाल और, रोजगार की क्या स्थिति है रेवाड़ी में? रोजगार के नाम पर जो है बीजेपी ने लोगों को ठगा है, और इन्होंने कभी भी किसी भी बच्चे, आप पिछले दिनों देखे था क्लर्क की भर्ती के लिए 8-10 बच्चे जो है ना वो मौत के घाट उतर गए, क्योंकि उनको पास नहीं बनाया। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी उस समय जो है चौधरी देवीलाल जी ने उनको पास बना करके बस में जाने का मौका दिया था, लेकिन बीजेपी ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ बाउल के अंदर जो है कंपनियों में 476 बच्चे एक दिन निकाल दिए एक मुश्त में। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों का जो पेट पालन का काम था वो खत्म हो गया है। इसी तरह से 1300 बच्चे जो है और दूसरी कंपनियों में निकाल दिए गए हैं। क्या यही काम है? जहाँ शिक्षा की बात करते हैं, ये बता रहे थे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो आउटसोर्सिंग भर्ती थी उसके अंदर जो है रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गई। अनुसूचित जाति के बच्चों को अवॉइड किया गया है। आज तक बताया नहीं गया कि कितने बच्चे लगे थे, कितने कहाँ लगे थे। पिक एंड चूज का काम होता है। वहाँ पर एक ऐसा भी काम देखने को आया है कि एक 3 जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उनके बच्चे वहाँ लगा दिए गए, और एक अध्यापक ने जो वहाँ पर जो प्रोफेसर था उसने उनकी जो है वीडियो बनाने का काम किया, तो उस पर लालचन लगा दिया गया और उसकी कोर्ट से जनाब बेल उसको बरी किया गया था। वंदना जी, साफ तौर पर आरोप है कि निष्पक्षता की आड़ में पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई जा रही है। जवाब लेंगे राजपाल जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है, मिशन भी चलाया अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का, और तकरीबन 6 करोड़ बढ़ा भी लिए हैं, लेकिन क्या ये वो लोग हैं जो बहुत उम्मीदों के साथ जुड़ते हैं लेकिन सरकार उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही? ये वो लोग हैं जो घोषणाओं के सारे जिंदा हैं, जो बीजेपी के जुमलों में आकर कहीं ना कहीं बीजेपी के झांसे में आकर उनसे जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जुड़ने के बाद इनकी अंतरात्मा जानती है कि बीजेपी सरकार ने उनके लिए क्या किया। बात रोजगार की चल रही थी। अब पीछे ही क्लर्क की भर्ती थी, क्लर्क के टेस्ट हुए थे, और उस टेस्ट के लिए किस तरीके से इस हरियाणा का युवा एक डिस्ट्रिक्ट से 300 किलोमीटर तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसों के अंदर लटक कर, यहाँ तक हमने देखा लड़कियां छतों के ऊपर बैठ कर गई। ये व्यवस्था थी उस क्लर्क के जो टेस्ट के अंदर व्यवस्था की गई। इसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट रोजगारों की बात करूं तो आज कंपनियों के हालात है कि अकेले मारुति ने 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के पीछे वो छटनी कर चुकी है। बावल के अंदर हज़ारों लोग पिछले 6 महीनों में बेरोजगार हो चुके हैं, हज़ारों बच्चों के रोजगार छीन चुके हैं। साथ ही साथ अगर ये बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तो अभी एक साथी ने सवाल पूछा था कि आज रेवाड़ी के अंदर महिलाएं 8 बजे के बाद घर से निकलने से ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से घर वापस आएंगे। रोज नारियों के साथ कहीं बलात्कार, कहीं छेड़खानी, इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। कोई भी एक ऐसा प्रयास नहीं है जिससे रेवाड़ी में रहने वाला नागरिक ये सोच सके कि मैं रेवाड़ी के अंदर सुख और अमन चैन से रह पाऊंगा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को इस कदर बदतर कर दिया है कि आज कानून व्यवस्था के अंदर जो परेशानियां लोगों को आ रही है, जो प्रशासनिक परेशानियां आ रही हैं, उससे हर आदमी आज जीना दूभर हो गया है। जवाहर जी, रोजगार का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा में लगातार मुख्यमंत्री तो जनता के बीच यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार है जहां पर कोई पर्ची खर्ची नहीं है, आप मेरिट बेसिस पर आइए, आपको नौकरी मिलेगी। मैडम, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का मतलब बहुत झूठी सरकार, और इसमें सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं जहां ट्रांसपेरेंसी हो, जहां ये दिखाएं कि 99.9% या 29.9%। इन्होंने जो मिला जहां मिला पिक एंड चूज की पॉलिसी अपना रखी है, और अपने ही आदमियों को बोला आप संघ के किसी वर्कर से लिखवा के लाओ, आपको नौकरी चाहिए। तो सरकार की नौकरी करनी है या संघ की नौकरी करनी है? ये सरकार है, और ये जुमलों पे बनी हुई सरकार है। इसमें कोई सच्चाई सताकत किसी किस्म की नहीं है। ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं, और गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाई है। इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं जहां देखो बिजनेस ठप हो रहे हैं। ये पहली सरकार है जिसमें नारी सेफ नहीं, व्यापारी सेफ नहीं, कर्मचारी सेफ नहीं। वंदना जी, बहुत से आरोप लग रहे हैं और जो दावे खट्टर सरकार कर रही है,
बिना जोर सिफारिश के, बिना पैसों के आपको नौकरी मिल सकती है, उस वादे पर जनता मोहर क्यों नहीं लगा रही रेवाड़ी की? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बार बार ये कहा जा रहा है घोषणाओं की सरकार है या झूठ के बारे में कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो जनता आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है, उसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। ऐसा क्यों है कि मेयर इलेक्शन में हम 5 जीते, ऐसा क्यों है जींद उपचुनाव हम जीते, ऐसा क्यों है लोकसभा हम 10 की 10 जीते, उसका कारण जरूर बताइएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी, यहाँ पर बार बार नौकरियों की बात हो रही थी, तो नौकरियों में बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम मेरी सरकार कर रही है। यहाँ पर खड़े हैं कांग्रेस के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, मुझे बता दीजिए 6 बार से रहे यहाँ पर मंत्री, क्यों नहीं एक अंडरपास बन पाया? आपको बताना चाहूंगी, अगर डेड बॉडी को भी लेकर जाना है, अंतिम यात्रा में भी जाना है, तो 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था क्योंकि वो फाटक बंद रहता था। वो अंडरपास नहीं बना पाए, वो बनाने का काम हमने किया है, वहां पर काम शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं ट्रॉमा सेंटर की, वहां पर जितनी भी बेटर फैसिलिटीज हैं वो हमारे समय में आई हैं। ट्रॉमा सेंटर और हॉस्पिटल को, सरकारी अस्पताल को जोड़ने का जो अपर ब्रिज है उसको बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। ये सब जो काम है विकास के काम, सड़कें चमचमा रही हैं, लाइटें लगी हुई हैं। सर्कुलर रोड में अगर 8 बजे के बाद चले जाओ तो वहां पे अंधेरा मिलता था, और अभी आप आउटर एरिया से भी आएंगे तो लगेगा कि किसी बड़े शहर में। चलिए, विकास का जिक्र कर रहे हैं। वंदना जी, मेरा सवाल रोजगार पर था। बावल और धारूखेड़ा तो इंडस्ट्रियल हब है, फिर रोजगार क्यों नहीं यहाँ के युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो ये बार बार बात कर रहे हैं बिजनेस ठप होने की, तो बिजनेस इनके ठप हो गए, कमाने को नहीं मिल रहा विपक्षी पार्टी को, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार हमने पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है। आज बच्चों के घर में चिट्ठियां पहुंच रही हैं, उनको लोगों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। समय जरूर लगेगा, लेकिन जो गड्ढे बनाए थे उनको भरने में हम समय। लेकिन वंदना जी, ये भी सच्चाई है, क्योंकि तस्वीरें तो हमने भी देखी, क्लर्क का अगर इंटरव्यू है, टेस्ट है, तो उसमें MSc MA बच्चे पहुंच रहे हैं और जनता तो उस पर मोहर भी लगा रही है। जी मैम, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं वंदना बहन जी से ये पूछूंगी कि वे सफाई की बात करती हैं, ये कह रही हैं कि शहर में बहुत सफाई है। मैडम, आज तक उनके सामने जाके देखो। मैं कह रही हूँ, अगर भगवान करे 10 मिनट के लिए बारिश अभी आ जाए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अगर आदमी डूबते तैरते मिले तो आप जाके देखिए। और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। अभी बीच में कौशली की एक लड़की थी, उसके साथ इन्हीं की सरकार में ये वहाँ पर रेप हुआ, और इन्होंने आज तक उस लड़की मतलब इनाम जीत के आई हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट लड़की, उसको आज तक क्या न्याय मिला? और अस्पतालों में जाके देखो, वहाँ पे मशीन है, 1-2 मशीन रखे हुए, आज तक इनकी स्टार्ट नहीं हुई है, खाली नाम की मशीन ले जाके रखी हुई है। और ये कहते हैं, ये कह रहे उद्योग नहीं, ये कह रहे रोजगार बंद है, और ये कह रहे व्यापार कम है, कोई व्यापार कम नहीं। इन्होंने ये कहा था काला धन वापस लाएंगे, कोई काला धन वापस लाए, बल्कि महिलाओं ने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो भी इन्होंने हमारे निकलवा दिए। जनता बहुत सारे आश्वासन चाहती है, बहुत उम्मीदें भी चाहती है, और सबसे बड़ी उम्मीद तो होती है महिलाओं की। महिलाएं अगर सुरक्षित हैं तो मान सकते हैं कि वो इलाका, वो प्रदेश, वो देश सुरक्षित है। एक मेरी बहन बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है, चूंकि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार दावे भी करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षा पर जोर है। आपको लगता है कि सुरक्षा में कुछ बदलाव पिछले 5 साल में? मैं इसका जवाब देने से पहले वंदना बहन जी से ये पूछना पाऊंगी, जो रोड की बात कर रही है ना वंदना बहन, गणेशीलाल धर्मशाला को और बावल पास को जो रोड टच करता है 500 मीटर का, जो मैं DC को, ADC को, मनोज भाई को, सबको वहां पे जो स्वच्छ अभियान के तहत देखने गए थे, आंखों से उनको दिखाया था। अगर आपको नहीं दिखा तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखाऊंगी रोड की कंडीशन आपको। सुरक्षा की बात, महिला सुरक्षा की बात यह है कि पहले तो हमें सोचते थे कि कॉलेज की लड़कियों से छेड़खानी होती है, अब तो 2.5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और 60 साल की बुढ़िया भी सुरक्षित नहीं है। बांसदूधा के पास नांगल परसापुर के अंदर 60 साल की महिला के साथ गैंगरेप हो गए, उसकी हत्या कर दी गई, और ये बीजेपी का एक भी व्यक्ति वहां पहुंचा हो तो बताए वंदना बहन जी मेरे को। सुरक्षा सबसे प्राथमिकता, वंदना जी, सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और यही वजह है कि नाराजगी यहाँ की महिलाओं में, रेवाड़ी की महिलाओं में नजर आ रही है। जी, सुरक्षा पर बताइए। मेरा पहले क्वेश्चन है रोजगार के ऊपर। हाँ, हमारे रेवाड़ी में एक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में। मैडम जरा ये बताइए कृपया करके, पिछले 5 साल में कितने बच्चे आपने वहाँ नौकरी दिए? 107 में से 107 लगे इस दौरान। रेवाड़ी के कितने बच्चों को आपने परमानेंट या टेम्परेरी नौकरी दी?
दूसरी बात, सुरक्षा का तो इसी से क्लियर हो जाता है मैडम। पीछे क्वेश्चन उठाया था मोहनपुर का और दूसरे, आए दिन कितनी लूटपाट और चोरी चकारी की वारदात हो रही है, कृपया करके इस पर स्पष्टीकरण और दीजिए आप, क्या कुछ व्यवस्था आपकी? बिल्कुल, सवाल वंदना जी, ये सवाल उम्मीद है कि आप नोट कर रहे हो, जवाब एक एक करके आपसे लेंगे जी। जी मैम, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम पैसे में नौकरी मिलती थी जी, पैसे जिसने दे दिए उसकी नौकरी। आज खट्टर सरकार ने बिल्कुल फेर भर्तियां की है, कोई ये नहीं। जवाहर जी, यही आरोप तो बीजेपी लगा रही है। जवाहर जी, बीजेपी का तो साफ तौर पर यही कहना है कि जब से खट्टर सरकार आई है निष्पक्ष नौकरियां मिल रही हैं। हुड्डा सरकार में तो रेवड़ियां बांटी गई, अपनों को नौकरियां दी गई, पैसों के बल पर नौकरियां लगी हैं। जनता है और जनता सब जानती है, जैसा कि हमारे सर भी बोल रहे थे कि जनता बदल चुकी है, जागरूक हो चुकी है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जो विपक्ष है सवाल तो खड़े करता है, लेकिन क्या इन सवालों के साथ, क्या आपके मुद्दों के साथ कभी आपको संघर्ष करता सड़क पर आपके साथ नजर आता है या नहीं, ये पूछूंगी। लेकिन पहले मंजू जी, किस तरह इन समस्याओं को आप देखती हैं और इन समस्याओं के लिए क्या करती हैं आप? देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है, अभी मेरे भाई साहब ने कहा है कि बिल्कुल फेयर भर्तियां की गई है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेयर भर्तियों में आरएसएस के लोग कितने हैं, बीजेपी के नेताओं के लोग कितने हैं, वो एक बार आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि 20,20,000 युवाओं में से इन्होंने कितनों को रोजगार दिया है? सरकार ये कहती है कि 49,000 कुछ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। उस 49,000 लोगों के अंदर ओला, उबर के और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इन्होंने शामिल किए हैं। सरकारी भर्तियां की गई है। पहले जो इन्होंने सरकारी भर्तियां की है, पुलिस के मामले में जो किया गया था, उसमें हम भी इनका समर्थन करते हैं कि इन्होंने ठीक किया है। लेकिन बाकी के जो आंकड़े हैं, आप डीसी रेट का देख लीजिए, उसमें खर्चा भी इन्होंने वसूल किया है और पर्ची भी वहां पर चली है। ये झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। जो बहन जी बयान कर रही है वो सरासर गलत है। राजपाल जी, यहाँ से आने के पहले हम भी जनता के बीच में थे और जनता से सवाल जवाब, यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, बातचीत कर रहे थे। क्योंकि रोजगार का जिक्र हो रहा है, तो लोगों का ये भी कहना था कि अगर इंटरव्यू के लिए रोहतक से लड़के जाते हैं और रेवाड़ी से लड़के जाते हैं तो रोहतक वालों का सिलेक्शन हो जाता है, रेवाड़ी वालों का नहीं होता। मैं सबसे पहले, मेरे एक साथी ने सवाल किया था, बुजुर्ग साथी ने, कि 5 साल के अंदर जो जनता है क्या वो मूर्ख है? उन्होंने कहा 60 साल तक जो जनता थी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इसका मतलब 60 साल तक जनता मूर्ख थी? या तो 5 साल की जनता मूर्ख है या 60 साल की जनता मूर्ख थी, दोनों में से एक तो जरूर था। जहां तक रोजगार की बात है, ये रोजगार सिर्फ आंकड़ों में दिया गया है। रोजगार की बात करते थे तो इन्होंने 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष, भारतीय जनता पार्टी का जब पिछला घोषणा पत्र था उसमें कहा था कि 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष देंगे। 5 सालों के अंदर उस हिसाब से 10 लाख रोजगार होने चाहिए थे। लेकिन आज के दिन आंकड़ों के अंदर ये कहते हैं कि इन्होंने 67,000 रोजगार दिए, जबकि उससे बदले में 45,000 के आसपास जो लोग दूसरे रिसोर्सेज पे लगे हुए थे उनको हटाया भी गया। तो कितने रोजगार इन्होंने 5 सालों के अंदर दिए? मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगा कि वंदना जी, कोई ऐसे 5 काम बताइए। आपने सबसे पहला काम बताया कि आपने रेगुलाइज कॉलोनियां की। बिल्कुल आपने कॉलोनियां रेगुलाइज की, लेकिन उन कॉलोनियां को रेगुलाइज होने के बाद डेवलपमेंट चार्ज कितना है? यहाँ मेरे कुछ साथी पार्षद बैठे, वो उसका जवाब दे सकते हैं कि एक कॉलोनी के अंदर आज मकान बनाने के लिए या प्लाट खरीदने के लिए उसमें कितने रुपए स्क्वायर गज का डेवलपमेंट चार्ज भरना पड़ता है, उसके चार्जेस क्या हैं, उसके साथ साथ रेगुलाइज के साथ साथ ये भी वंदना जी बताएं। कहने के लिए विकास नहीं होता, विकास धरातल पे करना होगा, काम लोगों के बीच में करना होगा। दूसरा आपका सवाल था कि 5 सालों में क्या आप जनता के बीच में गए? 5 सालों में निरंतर कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा जो धरनों के ऊपर नहीं बैठा। आप बीजेपी के इन साथियों से या वंदना जी से पूछिए, चाहे वो नर्सिंग डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक रहे हो, और तो और चाहे वो सरपंच रहे हो, वो भी पीछे धरनों के ऊपर बैठे। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है 5 सालों में जो धरने के ऊपर ना बैठा हो। जब बीजेपी सरकार इतनी अच्छी थी तो लोगों को क्यों धरनों पर बैठना पड़ा? और हम निरंतर रूप से लेकिन सच्चाई राजपाल जी ये भी है, अगर बीजेपी सरकार अच्छी ना होती तो मेयर इलेक्शंस बीजेपी क्यों जीती, जींद उपचुनाव क्यों जीतती, लोकसभा इलेक्शंस में 10 की 10 सीटें क्यों जाती भारतीय जनता पार्टी के पास? सवाल तो ये भी है। मैडम, सीटें जाती, चुनाव लड़ना और बात है, चुनाव जीतना और बात है। इन्होंने चुनाव में, एक मेरे भाई कहते कि जनता बेवकूफ़ है, जनता को ना आज बेवकूफ़ बता रहे हैं ना 60 साल पहले बताते थे। जनता को ये बताएं कि ये इनको वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आए हैं। कोई भाई खड़ा होकर बता दे किसके खाते में 15 रुपए भी आए हो तो
ये फर्क लाना नहीं है। भाई लेकिन जनता तो क्रांतिकारी योजनाओं का हवाला भी दे रही है। खट्टर सरकार ये दावा कर रही है कि बहुत सी क्रांतिकारी योजनाएं हमने प्रदेश के लिए, हमने सरकार के लिए दी हैं। उनमें क्रांतिकारी योजनाओं में किसानों का जिक्र किया जाए तो फसल बीमा योजना है, किसान पेंशन बीमा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भावांतर भरपाई योजना है और बहुत सी योजना है जो जनता के लिए करने का वादा करती है खट्टर सरकार। और इस दावे पर आप लोगों ने मोहर भी लगाई है मेयर इलेक्शंस में और लोकसभा इलेक्शंस में भी, जींद उपचुनाव में भी। वंदना जी, आपने सारे सवाल सुन लिए होंगे और होमवर्क तो हमने भी किया था, लेकिन सारे सवाल पूछ ही ले जनता ने, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं 15 लाख पे जवाब दूंगी। भारत माता के माथे से जो दाग हटा है 370 का, मेरे खाते में 15 लाख आ गए। आपके में आए कि नहीं आए, हाथ ऊपर करके बताओ। वो देखो, ये है जवाब, 15 लाख आ गए हमारे खाते में। इस पे मेरा सवाल ये है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में भी आप ये राष्ट्रवाद का मुद्दा खेलेंगे? देखिए, पहली बात, राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं है और खेलने का प्रश्न नहीं है। राष्ट्रवाद एक दिल से उभरी भावना है जो सभी के मन में है। जिनके मन में नहीं है वो राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर अभी बार बार प्रश्न उठ रहे थे, मीरपुर यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने की। आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे विधायक कापड़ीवास जी ने विधानसभा में बात की कि मीरपुर यूनिवर्सिटी में कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने चाहिए, तो उस समय यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे उन्होंने उठकर कहा और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उठकर कहा कि क्या आप जो यूनिवर्सिटी है उसको वीक करना चाहते हैं। 300 कॉलेजेस को मीरपुर से जोड़ने का काम विधायक जी ने किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक समय ऐसे था कि रोहतक से बस भरकर आया करती थी और यहाँ पर जो लेक्चरर है वो यहाँ पर मीरपुर में पढ़ाया करते थे। वो रोहतकीकरण को खत्म करने का काम जो है वो विधायक जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक चीज और मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, यहाँ पर बात कर रहे थे आप रोजगार की, बार बार बात कर रहे थे, बिना पर्ची बिना खर्ची जो रोजगार हमने दिया है। आपने पूछा कितने रोजगार दिए, उसका जवाब भी सुन लीजिए। हमने बैकलॉग भरने का काम किया, चाहे वो कांग्रेस के समय का हो चाहे एनएलडी के समय का हो। हमने 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी हैं। उसके अलावा एमओयू साइन होने की वजह से 3.04 लाख जो नौकरियां वो दी गई हैं और वो काम हमने किया है। जरूर समय जरूर लग रहा है लेकिन हमने व्यवस्था परिवर्तन। चलिए, जनता भी इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है, समय का इंतजार कर रही है, बहुत सी उम्मीदें जनता, और इस समय रेवाड़ी की जनता हमारे साथ है। लेकिन यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इतिहास बदले, कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए सपने जिन्होंने सोचा है वो साकार हों। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं दंगल में कि जो चुनौतियां थी रेवाड़ी की वो खत्म हुई हैं या नहीं, जो सपने चुने गए थे, बुने गए थे, वो नई सरकार ने, नए विधायक ने पूरे किए हैं नहीं। हम इस समय अनाज मंडी में हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं, वो समस्याएं पूरी हुई हैं या नहीं। हमारे साथ व्यापार मंडल के प्रधान जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप अनाज मंडी के प्रधान हैं और अनाज मंडी यहाँ की बहुत बड़ी है, बहुत से रोजगार भी यहाँ पर मिलते होंगे, लेकिन चुनौती समस्याएं तो होंगी। देखो जी, अनाज में यहाँ टोटल टीवी को और सभी आए हुए लोगों को मैं व्यापार मंडल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। अनाज मंडी में कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता इनसे पूछूंगा, अगर इन्होंने 40 साल में ये पूछ रहे हैं बीजेपी 5 काम गिनवाए, पहले ये 40 साल में 5 काम गिनवाए, हमने 40 साल में क्या काम किए हैं। रामपुरा कैबिनेट हमेशा सांसद का वो हो रहा है, आज तक वहां जाने की जगह नहीं है। बीजेपी सरकार ने 18 करोड़ रुपए का वहां पास करके और रामपुरा में किया। 40 साल में रामपुरा लोग यदि पानी भर जाता है तो वो जाते हैं। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, रामपुरा से क्या बैठता है जो 40 साल में काम नहीं हुआ। ये कहते हैं विकास विकास, 40 साल का विकास 5 साल में एक बार हो जाएगा क्या? तो अनाज मंडी में कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या देन है तो कांग्रेस की देन है, कंप्लीशन की देन थी जो कांग्रेस ने अवैध रूप से अधिकारियों के कहने पर एक कंप्लीशन नाम का राक्षस थोपा गया था। और खट्टर सरकार ईमानदार सरकार है। जो भी ये कहते हैं नौकरियां नहीं मिली, जो भी नौकरी मिली ईमानदारी से बगैर पैसे मिली। जवाहर जी, जनता तो ये कह रही है कि आपको जब इतना समय दिया तो बीजेपी को थोड़ा समय और क्यों ना दें। जनता कह रही है जो सपने देखे हैं वो पूरा करने की कोशिश तो कर रही है खट्टर सरकार। जी सर, आप बताएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकार से कि जो एम्स को डिक्लेयर किया था इन्होंने, झूठे वादे करके किया था। जो एमपी इलेक्शन आए थे उस टाइम तो उन्होंने गुड़गांव से लेके और एमपी साहब का मनेठी तक स्वागत किया था, जबकि ये झूठी सरकार थी और आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ। और यहाँ तक कह दिया गया था कि वहाँ पर पत्थर लगाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये पूछा जाए कि एम्स में क्यों नहीं हुआ अब तक।
ये बड़ा ऐलान था वंदना जी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की, प्रधानमंत्री ने उस पर स्टैंप भी लगा दिया, लेकिन वो अधर में लटक गया। इस वजह से जनता खासी नाराज है। मैडम, मैं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि अभी नायब तहसीलदार की भर्ती हुई थी हरियाणा के अंदर, और उसके अंदर कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, पेपर लीक का मामला से आया, ये कह रहे हैं कि फिर हम भर्ती करते हैं, और उसके बाद भी ये पेपर लीक हो गया, उसके बाद भी उस भर्ती को कर दिया गया, उसमें लोग लगा दिए गए। उसके बाद मैं मैडम से पूछना चाहूंगा, अभी 80 SDO हरियाणा के अंदर भर्ती हुए, उसमें हरियाणा के 2 लगे, 78 बाहर के, लगभग गुजरात के, कोई तमिलनाडु, कोई महाराष्ट्र के। क्या हरियाणा के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनमें काबिलियत नहीं है? और इसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ नगर परिषद है, उसके अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने जो नगर निगम के चेयरमैन थे उनके खिलाफ उन्होंने धांधलेबाजी की, वो खोले, जिसमें शकुंतला भंडोरिया और विजय राव थे। लेकिन आज इनके पास शामिल होने के बाद उनकी सारी इंक्वायरियां बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इनके पास आते ही सब गंगा के पानी से धुल जाते हैं। जी भाई, जनता में नाराजगी है, क्योंकि जनता बहुत सपने चुनती है, जनता बहुत सपने बुनती है, और जब वो पूरे नहीं होते तो जाहिर सी बात है यही वो समय होता है जब इनकी पीड़ा होती है, सुनवाई होती है, नेताजी सामने होते हैं और खूब निशाने साधे जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से है कि अभी विपक्ष में कांग्रेस है, इनेलो है, जननायक जनता पार्टी है, और मंजू जी भी सामने खड़ी हैं। आपको लगता है कि आपकी जब सुनवाई नहीं होती तो क्या विपक्ष आपके साथ होता है, इन मुद्दों को लेकर सड़क पर होता है? मेरा ये भी सवाल है, विपक्ष क्या साथ देता है? विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है? कोई मुद्दा कभी नहीं उठाते, ये आपके सामने आज, वरना मुद्दे ये कभी कोई गिनवा रहे हैं, कभी कोई गिनवा रहे हैं। आप एक बात बताओ, 1.5 करोड़ की मशीन आई है रेवाड़ी में सफाई की, यदि विपक्ष ने उसका जिक्र किया कहीं? यदि रेवाड़ी शहर का विकास नहीं हुआ, 250 OPD से उठकर आज 2500 हो गई, तो क्या वो ऐसे ही सब पागल हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं? मैं पीछे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था, उसमें मोहनपुर की लड़की 10 महीने से हम वहाँ धरने पर बैठे, और वंदना पोपलिव जी वहाँ धरने पर जाती जबकि ये कांग्रेस में होती थी। अब इन्होंने पूछो कि उस लड़की का क्या हुआ। वहाँ पर ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर विपिन गोयल जो मंत्री थे, उन्होंने आकर के 35 दिन तक महिलाओं ने जो धरना दिया था, उसमें ये मांग की कि भाई हम जो है ना धरना उठा लो और लड़की आपकी सुरक्षित है, 3 दिन के अंदर लड़की पहुंच जाएगी। आज 1 साल होगा वो लड़की वापस नहीं आई है, और वंदना पोपली जी वहां पर जाती थी, ये भी क्या वादा करके आती थी, इनको पता क्या? कांग्रेस में रहते हुए आप तो सड़कों पर उतरती थी वंदना जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद क्या ये मुद्दा गौड़ हो गया? ये तो जनता सवाल कर रही है। राजपाल जी, ये बताइए कि जनता कह रही है कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम इतने हो रहे हैं और दिख रहे हैं काम। देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, और हर सरकारों ने अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम किया है। पूर्व में जो सरकारें रहीं उनके कार्यकाल में भी काम हुए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये जो काम गिना रहे हैं, बिजली का, पानी का, सड़कों का, ये नियमित काम है। मैं वंदना जी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कोई एक उपलब्धि बताएं, जैसे कि कोई इंडस्ट्रीज रेवाड़ी जिले को मिली हो, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज रेवाड़ी जिले को मिली हो, कोई एक ऐसा बड़ा काम, कोई एक ऐसी उपलब्धि गिनवा दें जो इस रेवाड़ी जिले को मिली हो। राजपाल जी, जनता ये कह रही है कि जब 40 साल हमने आपको दिए, कांग्रेस को दिए, तो कुछ समय और दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये तो जनता आने वाले इलेक्शन में बताएगी, आज के कहने से नहीं होना। आने वाला इलेक्शन जो 21 तारीख को है, उसके अंदर जनता बताएगी कि जनता किस कदर पिछले 5 सालों में परेशान रही है, और उसका जवाब तो 21 तारीख को मिलेगा और उसका परिणाम 24 तारीख को आएगा। अच्छा, आप जो अभी लोकसभा इलेक्शंस में परिणाम आए, 2% पे आप लोग पहुंच गए हैं, आपको लगता है विधानसभा चुनाव में आप कुछ कर पाएंगे, जनता के बीच पहुंच पाए हैं आप लोग? लोकसभा इलेक्शन का जो मुद्दा था, वो इन्होंने देश को बांट दिया था, देश हित के लिए। इन्होंने 2 तरीके के लोग खड़े कर दिए, एक देशभक्त और एक देशद्रोही। इन्होंने जनता के अंदर देशभक्ति की लहर जागृत की, जिसके दम पर इन्हें वोट मिले। सिर्फ और सिर्फ लोगों को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। जो बीजेपी की बात करता है वो देशभक्त है, और जो बीजेपी के खिलाफ बात करता है, जो मुद्दों पर बात करता है, वो देशद्रोही है। लेकिन आज की जनता तो जागरूक है, जनता तो उसी को वोट करती है जो काम करता है, जनता उसी को वोट करती है जिसको लगता है कि हाँ वो सपने पूरे कर सकता है। जवाहर जी, जनता तो विश्वास कर रही है शायद भारतीय जनता पार्टी पर। आपके सारे मेयर्स बीजेपी के हैं, जींद उपचुनाव में आपका विधायक चुनकर आ गया, लोकसभा इलेक्शन में 58% वोट बैंक बीजेपी के पास। मैडम, ऐसा है कि जो हमारे ये थे पार्षद थे, वो सब के सब किसी लालच की वजह से बहुत बीजेपी में गए हैं। ये मेरी बेटी वंदना पोपली भी कांग्रेस की प्रवक्ता थी, और ये तब तक कांग्रेस बहुत अच्छी थी जब तक ये कांग्रेस में थी, और उस दिन से कांग्रेस बुरी हो गई जब ये बीजेपी में चली गई। इससे बड़ी और क्या मिसाल दूं मैं?
वंदना जी, सीधा आरोप आप पर कि बहती हवा के साथ आप भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, लेकिन ये बताइए बहुत बड़ा टारगेट आप लोगों ने सेट किया है 75+, उस टारगेट तक पहुंचना आसान होगा? देखिए, एक प्रश्न का जवाब दूंगी। सबसे पहले 75+ का टारगेट जो है वो जनता ने फिक्स किया है और जनता उससे ऊपर जाएगी। ये जनता का प्यार है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, 80 जाएगा कि 85 जाएगा ये मालूम नहीं है। अभी राजपाल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, राजपाल जी ने अभी एक प्रश्न उठाया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो जनता बैठी है यहाँ पर बिजली की बात कर रही है, सड़कों की बात कर रही है, वो तो नियमित काम है। तो नियमित काम भी नहीं हुआ पिछली सरकारों में, वो ये हाल था। और आप बड़ी बातों यहाँ पे बात करते हो कि बड़े प्रोजेक्ट्स कहाँ लाए जाएंगे, जो नियमित काम ही नहीं हुए, बड़े प्रोजेक्ट्स की क्या बात करते हो? और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, मैं बार बार कह रही हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं कि एम्स नहीं बनेगा, मैं आज भी कह रही हूँ एम्स बनेगा और मनेठी में ही बनेगा। मेरा एक सवाल, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वंदना जी का आत्मविश्वास, अब इस आत्मविश्वास के पीछे नमो है या मनो, ये सवाल मैं दोबारा पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास के पीछे नमो कारण है या मनो कारण है, आपको क्या लगता है? ओनली सिर्फ मोदी जी की वजह से ये उनका फायदा उठा रहे हैं। बाकी मैंने पॉपुलर जी से 2 सवाल पूछा था, मैंने 2 सवाल पूछा था कि आवारा पशुओं का जो बजट है गौ सुरक्षा पे, वो कम से कम 20 गुना बढ़ा दिया बीजेपी ने और उतना ज्यादा आवारा पशु रोड पे आ गए। पॉपुलर जी ने जवाब नहीं दिया। एक ओवरलोडिंग डंपर, 1 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों डंपर रेवाड़ी से निकलते हैं, वो क्या बिना प्रशासन, बिना मंत्री के सहयोग से निकल सकते हैं? ये कहाँ का भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? बिल्कुल वो मंथली लेके तब यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो नाई वाले पे 8 बजे खड़े हो जाएं, हजारों डंपर ओवरलोडिंग निकलेंगे। वंदना जी, 2 सवाल, क्योंकि अभी हम आ भी रहे थे तब भी हमने देखा अनाज मंडी में आवारा पशु, और जब बातचीत हुई तो लोगों ने कहा कि आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात है एनक्रोचमेंट, लोगों का यह भी आरोप है कि कोई भी सरकार हो, चाहे इनेलो की, कांग्रेस की या बीजेपी की, एनक्रोचमेंट इसलिए नहीं हटाया जाता क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। देखिए, सबसे पहले मेरे पे बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, तो उसके कसूरवार आप हैं, क्योंकि 2 लाइन सुनते ही आप माइक हटा लेती है तो मैं जवाब कहाँ से दूं? कृपया करके मुझे टाइम दीजिए। सबसे पहले आपने एनक्रोचमेंट की बात की यहाँ पर, मुझे लगता है एनक्रोचमेंट हटाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप यहाँ के जो पूर्व मंत्री थे वो बावल में जाकर खड़े हो जाते हैं कि मैं जो क्रेन है उसके सामने खड़ा रहूंगा, या एनक्रोचमेंट जो हटा रहे हो वो मत हटाना। जो प्रशासन पहुंच जाता है वहां पर एनक्रोचमेंट हटाने के लिए, तो वहां पर सामने खड़े हो जाते हैं कि मैं एनक्रोचमेंट नहीं हटने दूंगा। ये तो तरीका है यहाँ की विपक्षी पार्टियों का, यहाँ के पूर्व मंत्री का। तो एनक्रोचमेंट का प्रश्न उठाने का तो इनको हक ही नहीं, इनका मुंह ही नहीं है किस तरह का प्रश्न उठाए। यहाँ पे इन्होंने अभी पार्षदों की बात करी, क्या पार्षद इंडिविजुअल यूनिट है? आपने शकुंतला भांडोरिया का जिक्र यहाँ पर किया, लेकिन आप ये जिक्र करना भूल गए कि उन्होंने ये भी कहा था कि जो यहाँ के पूर्व मंत्री उनके कोठी पे जाकर साइन हुआ करते थे। ये हाल था, नगर परिषद कहाँ से चला करती थी ये सबको मालूम है। आप यहाँ पर आरोप व्यक्तियों पर लगा रहे हैं, लेकिन जो पूरी यूनिट है कहाँ से चलती थी वो आपको देखना है। सबसे बड़ा काम जो हमने यहाँ पर किया, हम बेसिक चीजों को करते हैं। आप बात कर रहे हैं कि बड़ी इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। जो बच्चे हैं आज के समय जिनको पढ़ाई नहीं मिल रही थी, सक्षम योजना लाकर हमने उनको बेसिक जो चीजें सिखाने का काम किया। 16 जिला जो हैं वो सक्षम घोषित हो चुके हैं इस समय पूरे हरियाणा में, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात, कोचिंग सेंटर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, उनको मालूम है पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपकी तरह नहीं कि परिवार में ही नौकरी दे दी। परिवारवाद और जो जातिवाद पर सबसे बड़ा अटैक जो किया है वो हमने किया है। यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था इतना बुरा हाल रहा करता था हर एक एरिया में। आपने परिवारवाद का जिक्र किया और आज ये खबर है कि कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह जो है वो अपनी बेटी और बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दे दो तो हम इस्तीफा दे देंगे अपने पद से और अपने बच्चों को दिलाएं टिकट। देखिए, मैं इसको पॉजिटिव खबर ही मानूंगी कि मेरी जो पार्टी है वो कह रही है कि परिवार में वो हम जो है टिकट नहीं देंगे। क्या कांग्रेस के, एनएलडी के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं एक बार भी बता सकते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा होता है? अगर मैं जेजेपी की बात करूं, एनएलडी की बात करूं, सारे चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, चौटाला के अलावा कोई नाम नहीं सुनाई देता। और आप रेवाड़ी में खड़े हैं, कैप्टन अजय यादव, चिरंजीव राव, तीसरा नाम कौन? तीसरा नाम ही नहीं है, गायब है यहाँ पर। यह परिवारवाद की परिकाष्ठा है जो रेवाड़ी में दिखाई देती है। हरियाणा में अगर आप जाएंगे तो हुड्डा साहब के अलावा वहां और कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई और होगा तो उसको साइड में करने का काम किया जाता है। मैं इसको पॉजिटिव मानती हूं कि मेरी पार्टी ने क्लियर कहा है कि किसी भी एमपी एमएलए के परिवार में टिकट नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव।
जवाहर जी, बीजेपी बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस तो क्लियर ही नहीं थी कि नेता कौन होगा। 5 गुट में कांग्रेस बटी रही। अगर ये मुद्दे उठा के जनता के बीच में आप लोग होते तो आपको लगता है कि जनता आपके साथ होती? अब तक कहाँ थे आप लोग? कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, इसमें हर एक को बराबर मान और सम्मान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मान सम्मान की लड़ाई में जवाहर जी बहुत देर हो गई, अब बदलाव हुआ, आपको लगता है ये बदलाव काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को पसीना ही इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस पावर पकड़ रही है और कांग्रेस का ग्राफ डे बाय डे ऊपर जा रहा है। भाई वो तो टिकटों पर मंथन कर रहे हैं। जवाहर जी, आप लोग मैनिफेस्टो कमेटी, आपका भी यही तय नहीं हो पाया है। राजपाल जी, आप लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो वंदना जी से मेरा भी एक सवाल है। एक साथी ने 2 बार पूछा है, डंपरों की बात हुई, रोज आए दिन लोगों की जान जा रही है, आए दिन हजारों की संख्या में डंपर, इन्होंने जवाब नहीं दिया। जब जवाब देने के टाइम पे ये कह देती मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो टाइम आता है तो बातों में उलझा के दूसरी बातें करती हैं। यही बीजेपी का नारा रहा है कि इन्होंने हमेशा हमेशा लच्छेदार भाषणों में और बातों में उलझाकर इस जनता को रखा है, विकास के लिए कभी अग्रसर नहीं हुए, सिर्फ घोषणाओं में रही। अब इनेलो की अगर बात कर ले तो आप भी तो आपस में उलझे हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता संगठित है, एक एक कार्यकर्ता आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा है और आने वाले इलेक्शन में एक एक कार्यकर्ता इंडियन नेशनल लोकदल विजयश्री दिलाने का काम करेगा। पहले आपको विरासत की जंग से आगे बढ़ना चाहिए, फिर तो आप लोग जनता के बीच में जाएंगे। मंजू जी, जनता के बीच में कैसे आप जाएंगे? देखिए मैडम, जनता के बीच में जाने के लिए हमारे पास सारे रीजन्स हैं, जो जिनमें तमाम रीजन्स में बीजेपी फेल रही है। अभी मैं एक बार जवाब देना चाहूंगी कि बहन जी ने बेसिक काम की बात कही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जब फाइल आई और अखबार में भी मैंने पढ़ा कि रेवाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में स्वच्छता के मामले में एक पहला नंबर दिया गया है। मैं ये कहती हूँ कि पॉलीथीन में ये वादा करते हैं कि रेवाड़ी पॉलीथीन मुक्त है। आज आप किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार फ्रूट बाद में निकालेगा, पॉलीथीन पहले निकालता है। ये लोग ये कहते हैं कि किसी भी गाँव में पानी, एक सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं रुकता, लेकिन आप जाकर देखिए घुटने घुटने गांव में पानी खड़ा है। कापड़ी वासी ने जो गांव गोद ले रखा है, बीकानेर और गंगाईचा जाट, वहां जाकर देखिए आप पॉलीथीन और पानी की क्या व्यवस्था है। तो मैं बहन जी को ये कहना चाहूंगी कि बेसिक में और ऊपर के कामों में पहले तो अंतर निर्धारित कर ले कि बेसिक में क्या कहना है और ऊपर के कामों में क्या कहना है। एक सवाल मेरा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य तो संजीवनी है आपके जीवन की, और सरकार ये कह रही है कि आयुष्मान योजना हरियाणा लागू करने वाला पहला प्रदेश बना। रेवाड़ी का मैं हाल जानना चाहूंगी, रेवाड़ी में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? मुझे नहीं लगता कि कहीं स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हैं। आज गरीब आदमी का बच्चा तड़फ तड़फ के मर जाता है। डिलीवरी जैसी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से नहीं हो पाई हैं। दवाई हॉस्पिटल के अंदर लिखी जाती हैं, मिलती नहीं है, मेडिकल स्टोर पर जाया जाता है। ये यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का हालात है। रही बात, मैं कहना चाहता हूँ, सच स्थिति ये है कि मुझे जो चेहरे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष विहीन चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस था वही आज भाजपा है, इधर से उधर से। और दूसरी तरफ तीसरे लोग भी जो चमकते बैनर लिए बैठे हैं, वो और उनके मुख्यमंत्री भी न्याय के मामले में कहीं सजा भुगत रहे हैं। आप बताइए कि सरकार पिछले 5 साल में आप कितनी संतुष्ट? सरकार सिर्फ दावे और सिर्फ दावे कर रही है। किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, आप इनसे पूछिए। पिछले दिनों 150 बच्चियां गवर्नमेंट स्कूल की सेक्टर 4 की बिल्कुल गेट के बाहर धरने पे क्यों बैठी थी? अगर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो क्यों बैठी थी? इनसे ये सवाल पूछिए। 40 स्कूल, सरकारी स्कूल मर्ज कर दिए गए, इनसे पूछिए शिक्षा कहाँ है, सरकारी शिक्षा कहाँ है, इनसे पूछिए। किसी भी क्षेत्र में अगर ये सरकार आगे बढ़ी है तो बताएं, हर क्षेत्र में विफल है। जी बताएं। मैं मैडम जी से ये पूछना चाहता हूँ, अभी इन्होंने चर्चा करी कि भाई हम परिवारवाद को टिकट नहीं देते। चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या है, उसका बेटा क्या है, उसकी घरवाली क्या है, ये जवाब दीजिए। परिवारवाद का नारा लगाते हैं, ये जवाब दे, प्रवक्ता महोदय जवाब दे, क्या है वो? आईना देखना पड़ेगा वंदना जी, उसके बाद आपको कांग्रेस पर निशाना साधना होगा, क्योंकि साफ तौर पर बहुत सारे सवाल है परिवार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत बातें की, लेकिन एक महिला की आपने पीड़ा सुनी। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि सबकी बातों का एक जवाब कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएगा कि पार्टी की विचारधारा क्या है और पार्टी के लीडर कौन है। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी हैं और स्टेट में खट्टर जी हैं, उनका चेहरा बताता है कि वो अपनी टीम से कैसे काम लेंगे।
यहाँ पर आप बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा, एक महिला यहाँ पर बैठी थी, उन्होंने रोड की बात की, सिर्फ एक रोड की बात कर रहे हैं वो, बाकी रोड चमक रही हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि आपको हमसे उम्मीद है कि ये रोड भी हम ही बनाएंगे, कहीं पर भी कोई कमी है उसको दूर करने का काम भी हम ही करेंगे। अब परिवारवाद की यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया। एक बात बताइए, सुषमा स्वराज जी के बच्चे कहाँ पर हैं? अरुण जेटली जी के बच्चे कहाँ पर हैं? हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? और यहाँ पर रेवाड़ी में भी शोर मच जाता है कि हमारे बच्चे को एडजस्ट कर दिया जाए। वहाँ पर एक सोनिया गांधी जी है, वो कह रहे हैं हमारे पुत्र को एडजस्ट किया जाए। और यहाँ पर एक कैप्टन अजय यादव है, वो कह रहे हैं हमारे पुत्र को एडजस्ट किया जाए। उनको प्रदेश की जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कि कैसे भी करके हमारे बच्चे एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पर अभी राजपाल जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं की पार्टी, अरे नेता रहेगा, नेता तो सारे भाग गए आपके, कारण क्या? आपने अंदर झांकिए। और आपने यहाँ पर डंपर की बात की थी, आप कहते थे मैं सड़क पर हूँ, एक दिन रुकिए, सड़क पर पूछिए, रोकिए कि डंपर वैध है या अवैध है, आपको जवाब तभी मिल जाएगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। जवाहर जी, उम्मीदों का बोझ तो बहुत बड़ा होता है, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं, कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। क्या आप लोगों ने कोशिश की जनता के बीच में जाकर इनकी नाराजगी सुनने की और ये वादा करने की कांग्रेस सब कुछ भूलकर एक साथ होकर जनता के बीच में आएगी, इन मुद्दों को उठाएगी? कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में रही है और जनता के दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में शरीक हुई है। मोहनपुर की एक बेटी किडनैप हुई है, आज तक उसका पता नहीं चलता। वंदना पोपली जब तक कांग्रेस में थी ये भी धरने पे जाती थी, भाजपा में आके क्यों भूल गई? और दूसरी बात, मैडम ये कह रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में और चालान के बारे में, 10,000 की मोटरसाइकिल नहीं होती, 50,000 का चालान हो जाता है। ये ईमानदारों की सरकार है। मोटर व्हीकल एक्ट का इन्होंने मतलब ही बदल दिया है। ये मोटर व्हीकल एक्ट नहीं दोस्तों, ये मनोहर सरकार विसर्जन एक्ट है। अभी अभी आपने गणेश जी का विसर्जन किया और ये प्रार्थना की कि अगले साल गणपति मैया फिर आना, लेकिन इस सरकार का ऐसी जगह विसर्जन करना कि ये 5 योजनाएं दोबारा ना आए, वरना हरियाणा का नाश हो जाएगा। राजपाल जी मैं आएंगे, थोड़ा समय है, थोड़ा संक्षेप में। रामपाल जी, आपने कोशिश की पहले बसपा के साथ भी, उसके बाद कोशिश की कि जजपा भी आपके साथ है, एक बात बनी नहीं। आपको लगता है डगर बहुत मुश्किल है क्योंकि स्वर्णिम दौर चल रहा है इस समय बीजेपी का? मैडम, स्वर्णिम दौर जरूर कागजों में चल रहा है बीजेपी का। जब बीजेपी लोगों के बीच में जाएगी तो बीजेपी को पता चलेगा कि उनका स्वर्णिम दौर है या दुखदायी दौर है। लेकिन मेरा एक सवाल वंदना जी से है, इन्होंने कटाक्ष किया कि इनके नेता कहाँ गए। मैंने पहले ही बताया था नेता पार्टियां बदलते रहते हैं। वंदना जी भी पहले कांग्रेस की नेता थी, अब बीजेपी की नेता है। नेता तो पार्टियां बदलते रहते हैं, नेता तो मौका परस्त होते हैं, मौका मिलते ही पार्टियां बदल लेते हैं। कार्यकर्ता किसी पार्टी की जान होते हैं और रीढ़ की हड्डी होती है। कार्यकर्ता सही मायनों में जब पार्टी के साथ खड़े हों तो पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ती है। भाई, राजनीति का तो चरित्र यही रहता है कि जहां नेता ना हो और नीति ना हो वहां कार्यकर्ता भी नहीं रहते। मंजू जी, कितना कठिन डगर स्वराज इंडिया का, क्योंकि आप तो इन लोगों के सामने अभी कुछ भी नहीं, आप लोगों की तो शुरुआत है। मैडम, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। मैं इनका मुकाबला करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ, यही काफी है मेरे लिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि बहन जी ने ये कहा है कि आज बीजेपी पार्टी बढ़िया है। मैं ये कहती हूँ कल को बीजेपी पार्टी जिसको खराब बता रही थी, जिन्होंने इन लोगों के लिए शटर खोल दिया है, वो आज बढ़िया कैसे रह गई, इस बात का जवाब बहन जी दे। और रही बात डंपर की बात, अगर बहन जी करती है तो मैं कहती हूँ कि मेरा घर ये जो धारवेड़ा और रेवाड़ी कनेक्टेड रोड है, यहाँ पर सैकड़ों डंपरों की लाइन लगी होती है। उनके पास सिग्नल के लिए एक गाड़ी जाती है, तब जाकर वो गाड़ियां पास होती है। तो ये कहां तक कहती है कि डंपर ऑथेंटिकेटेड है या वैध है? चलिए, एक सवाल रेवाड़ी की जनता से मेरा, क्योंकि हमने देखा कि पिछले इलेक्शंस में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बीजेपी ने खूब उठाया। आप लोग इस बार वोट इलाके के मुद्दे पर करने वाले हैं या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर करने वाले हैं? जो काम करेगा उसके साथ है या जिसका सिर्फ नाम है उसके साथ है? मैडम जी, जो काम करेगा उसके साथ है, हम बीजेपी के साथ बिल्कुल खिलाफ है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमृत कला टिकानिया नगर पार्षद हूँ। मैं एक पार्षद छोड़ करके सारे पार्षद बीजेपी में चले गए, ठीक है। और मैंने अपने भाइयों से पूछा, भाई आप क्यों चले गए? उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? बोले कि मैडम जी काम नहीं हो रहा हमसे, मतलब हमारे से ये नहीं है कि भाई ये कांग्रेस के हैं और हमारे से भेदभाव किया जा रहा है। तो ये एक तो नंबर एक बात। दूसरी, भोली भाली जनता सामने बैठी है और जब सत्ता में आया तो झूठ बोल के कि हम अच्छे दिन आएंगे। कितने वादे किए, हजारों वादे किए, क्या एक भी वादा पूरा हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्या वो वादा पूरा हुआ? युवा आज पूरे युवा रोड पे बैठे हुए हैं, बताइए उनके घर में चूल्हे जल रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस ने काम किया था कंपनियां खुलवाने का, बच्चों को लगवाने का, आप बताइए हर जन जन दुखी है। अब 5 साल के बाद अभी जनता अभी 21 अक्टूबर के अंदर बता देगी कितनी परेशान है। बिल्कुल, समय बहुत कम है, 21 अक्टूबर ये आखिरी समय। और एक युवा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं का देश है और मोदी जी कहते भी है कि युवाओं को आगे आए, युवा के लिए बहुत कुछ काम किया है। ये मेरा सवाल ये है कि आप इलाके में काम हुआ है या नहीं, इस मुद्दे पर आप वोट देंगे या फिर किसी नाम पर वोट देंगे? किसी नाम पे ना किसी मुद्दे पे, जो काम किया है 5 साल की सरकार ने वो सब जनता को जानती है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने भी हरियाणा या पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 रेवाड़ी का दर्जा दिया है, वो सबसे इंडिया का महामूर्ख और सबसे बेकार इंसान होगा। आप पूरे रेवाड़ी के अंदर सर्वे करके देख लो, अगर सर्वे के अंदर मिला, आप मीडिया मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं कहां पे काम हुआ है 5 साल के अंदर दौरान, और कहां पे गली नाले कुछ सब वैसे ही पड़े, काम कुछ नहीं है, बस नाम है पार्टी। ये जनता है, ये सब जानती है और कहते भी हैं कि जनता जो है किंग मेकर है, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार गिराती है। 21 अक्टूबर बहुत खास दिन है, खास समय है, नेताओं की भी सांसें थमी हुई हैं। बहरहाल सियासत का सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे थे, ऐतिहासिक शहर रेवाड़ी में सियासी वार पलटवार जारी है। दंगल फिर लेकर हाजिर रहेंगे एक नए हल्के के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।